जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का एक यात्रा चैप्टर है, ट्रैवल चैप्टर है जो सीटेट पेपर 1 के लिए दोस्तों ये पूछा जाता है। यानी कि सीटेट का जो आने वाला एग्ज़ाम है 2021 दिसंबर का, उसमें एक ईवीएस पेपर है दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, उसका एक चैप्टर है यात्रा। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं, नोट्स बना के हम लोग अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि यात्रा किस किस तरह के होते हैं और हम यात्रा करते क्यों हैं। तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जब हम जाते हैं या जाना चाहते हैं तो उसी को हम लोग यात्रा बोलते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जब जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवल, यानी कि यात्रा। यात्रा हम क्यों करते हैं दोस्तों? तो यात्रा हम अपने काम या रोज़गार के लिए करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं। तीसरा दोस्तों एजुकेशन के लिए करते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। चौथा दोस्तों रोज़गार के अलावा हम घूमने फिरने के लिए भी कभी कभी जाते हैं, जैसे कि यात्रा अभी बोल रहे हैं, कहीं मंदिर दर्शन करने के लिए, कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग जो है दोस्तों ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यात्रा किस किस चीज़ों से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रोडवेज़ है, यानी कि सड़क मार्ग है दोस्तों। सड़क के माध्यम से भी हम लोग यात्रा करते हैं, जैसे बस, ऑटो, टेम्पू, ये सब जो चलता है वो सड़क पे चलता है। तो सड़क मार्ग हमारे देश में 6 तरीके का है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो एक पहला कौन सा एक है, पहला नंबर का है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि ये 4 मुख्य शहरों को या बड़े शहरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ये आपस में दोस्तों जोड़ता है। ये 4 जो है सबसे बड़ा शहर है हमारे देश का, इंडिया का, ठीक है दोस्तों। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो ये चारों जो शहर है इसको जो जोड़ने वाली एक्चुअली में रोड है, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को इस मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पे है। दिल्ली दोस्तों यहाँ पे है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चेन्नई कहाँ पे है। चेन्नई इधर होगा साउथ में, तमिलनाडु में होगा चेन्नई कहीं पे, यहाँ पे ये एरिया में चेन्नई है। दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद चेन्नई हो गया। कोलकाता इधर होगा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे कोलकाता होगा। अब मुंबई देखिए महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इधर ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये महाराष्ट्र। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल इसको इसलिए बोलते हैं कि देखो ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है आपस में। ये देखिए ऐसे ये रोड इस तरीके से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीका का होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो 4 भुजा वाला जो आप बोल सकते हो आयत या जो भी होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 भुजा वाला, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरीके का कुछ है, इस तरीके का रोड है जो इस चारों शहर को आपस में कनेक्ट करता है और इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ का मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ठीक है। इसको उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी दोस्तों इसको बोलते हैं। जैसे श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो ये हो गया उत्तर पश्चिमी। कैसे हो गया ये मैप में देखते हैं, उत्तर दक्षिण हो गया। श्रीनगर इधर है, श्रीनगर इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर इधर कहीं, ठीक है। ये देखिए श्रीनगर है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ये दिखाई दे रहा है आपको श्रीनगर। और देखिए उसके बाद जो है कन्याकुमारी इधर है, तमिलनाडु में है दोस्तों कन्याकुमारी इधर। तो ये उत्तर से लेके पूरा दक्षिण की ओर आ रहा है, इसीलिए से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। इसी तरीके से पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी है जो सिलचर आसाम में है से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, ठीक है। तो आसाम से गुजरात को जोड़ता है, ये एक बार और मैप देख लेते हैं। तो आसाम देखिए ये वाला है हिस्सा और गुजरात देखिए इधर है, गांधीनगर या पोरबंदर सारा इधर ही आता है। तो ये किस तरीके से जुड़ रहा है ये देखिए, तो पूरब से लेकर पश्चिम की ओर ये जुड़ रहा है, इसीलिए इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैप के बारे में हम लोग
आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है दोस्तों। आइए फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख लिए हम लोग, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख लिए, ठीक है। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और सिलचर से पोरबंदर पूर्व पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, ठीक है। फिर 3 नंबर पे है नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग दोस्तों आम भाषा में NH बोलते हैं कि NH है ये। तो नेशनल हाईवे उसे बोलते हैं, राष्ट्रीय रज्जुमार्ग जो भी बोलना है आपको, तो राजमार्ग जो भी बोलना है, ये होता है नेशनल हाईवे। सभी राज्य के राजधानी को ये जोड़ता है, सभी राज्य के जो राजधानी है या मुख्य सिटीज़ है, मुख्य शहर है दोस्तों, मुख्य शहर जो है सभी राज्य के, उसको आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये एक्चुअली 6 या 8 लेन का भी हो सकता है, 4 लेन का भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे के बाद उससे छोटा हो जाता है स्टेट हाईवे दोस्तों, या राज्य के अंतर्गत मुख्य सड़क होता है, राज्य का एक मुख्य सड़क आप बोल सकते हो कि राज्य का मुख्य सड़क होता है ये दोस्तों, ठीक है, मुख्य सड़क होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सभी राज्य के सभी राज्य के जो अंदर के जितने भी शहर है बड़े बड़े, उसको आपस में जोड़ता है। यानी एक राज्य में जितने भी शहर है, जैसे दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े शहर है, या आप मुंबई महाराष्ट्र में जो भी बड़े बड़े शहर है, उसको आपस में जोड़ता है। जैसे महाराष्ट्र का आप ले लीजिए, मुंबई हो गया, उसके बाद पुणे हो गया, उसके बाद नागपुर हो गया। तो ये बड़े बड़े शहरों को आपस में जो रोड जोड़ता है, उसे स्टेट हाईवे हम बोल सकते हैं। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट हाईवे ही जोड़ता हो, NH भी आपस में उसे जोड़ सकता है। तो ये एक बात हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड, यानी कि 5वें नंबर पे है। हम लोग 6 तरह के रोड के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये जिला या गांव वाला सड़क बोलते हैं, ये सभी गांव को आपस में जोड़ने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रोड होता है दोस्तों। बॉर्डर रोड एक्चुअली ना, ये बॉर्डर का एक अलग अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सड़क विभाग होता है जो बॉर्डर सड़क का निर्माण करता है, ठीक है। इसका एक अलग विभाग आप बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे नेपाल भारत सीमा सड़क, भारत चीन सीमा सड़क, भारत बांग्लादेश सीमा सड़क, भारत पाकिस्तान सीमा सड़क, ये किसी न ये जो है बॉर्डर रोड अथॉरिटी होता है एक दोस्तों, रोड अथॉरिटी होता है, जिसके अंतर्गत ये बॉर्डर वाला हिस्सा आता है। यानी किसी भी देश के, हमारे देश में जितने भी बॉर्डर सटे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, तो ये सारे सीमावर्ती इलाके में जो भी रोड बनता है दोस्तों, तो ये बॉर्डर रोड एजेंसी बनाता है उसे, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने जान लिया। तो 6 तरीके का हम लोग रोड अभी चर्चा किए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा NH के बारे में और एक छोटा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि NH7 जो है दोस्तों, सबसे लंबा NH है, जो वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा NH कौन सा है, तो NH7 है, ठीक है। उसके बाद लेह मनाली NH जो है दोस्तों, ये सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा NH, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे स्थित NH है। कौन सा? लेह और मनाली। लेह कहाँ है? लद्दाख में, और मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों के बीच एक NH निकला हुआ है, जिसे सबसे ऊंचा NH कहा जाता है। उसके बाद देखिए GT रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड भी इसको बोलते हैं दोस्तों, या इसको शेरशाह सूरी रोड भी बोलते हैं, जो अमृतसर और कोलकाता को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों कि सड़क के माध्यम से भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। उसके बाद हम लोग रेलवे से भी घूम सकते हैं, कहीं भी एक सफ़र कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ठीक है, रेलवे से, ठीक है दोस्तों। तो रेलवे से भी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेलवे की शुरुआत जो है सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में हुई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ लोग ने 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में, थाना एक्चुअली महाराष्ट्र में ही है, तो मुंबई से थाने के, मुंबई भी महाराष्ट्र में है, थाने भी महाराष्ट्र में है, ये दोनों वहीं पे है। तो सबसे पहले 1853 में
यहीं पे जो है मुंबई में ये चालू किया गया था, रेल की शुरुआत हुआ था, वो भी किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे फास्ट ट्रेन कौन सा है इंडिया का। सबसे फास्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है लंबी रेल यात्रा कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने वाली एक गाड़ी है, वो रेलगाड़ी है जो असम यानी कि डिब्रूगढ़ असम में है, असम से कन्याकुमारी यानी जो तमिलनाडु में है के बीच चलती है, सबसे लंबा रेल यात्रा है ये दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है, तो गोरखपुर यूपी का, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में है, लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लंबा स्टेशन नहीं, लंबा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे गाड़ी हम चढ़ते हैं ना, एक स्टेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो जहाँ पे हम जो है गाड़ी रुका रहता है और गाड़ी पे हम लोग जो है बोर्ड करते हैं, चढ़ते हैं, तो उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबा कितना है, 1.3 किलोमीटर लंबा है ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना है। उसके बाद कोंकण रेलवे जो है ये साउथ का रेलवे है दोस्तों, साउथ का एक है, ये महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच चलता है। ये 760 किलोमीटर लंबी रास्ता है, किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करता है कोंकण रेलवे, महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच। और ये बहुत सारे टनल से होते हुए यानी कि गुफा बना हुआ है, गुफे से होके निकलता है, या पहाड़ों के बीच में टनल बना हुआ है उससे होके निकलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोंकण रेलवे के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, साउथ में है कर्नाटक, वहाँ तक चलता है। आप मैप के भी माध्यम से इसे देख सकते हैं कि कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलता है। यहाँ पे देखिए मैप दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए ये हो गया महाराष्ट्र और ये हो गया कर्नाटक दोस्तों। ठीक है, ये बगल में ही उसके सटा हुआ राज्य कर्नाटक है, तो यहाँ एक महाराष्ट्र से कर्नाटक ये कोंकण रेलवे चलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि रेलवे में भी कुछ ऐसे रेलवे है जो माउंटेन पहाड़ी एरिया में चलता है, जिसको माउंटेन रेलवे हम लोग बोलते हैं, पहाड़ी एरिया में चलता है, पहाड़ी एरिया में ये चलता है। तो ये पहाड़ी एरिया में चलने वाले कौन कौन से रेल है, जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज़, ये पहाड़ी एरिया में चलने वाला है। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन है, ये भी पहाड़ी एरिया में चलता है। उसके बाद कालका शिमला एक्सप्रेस है, ये भी पहाड़ी में चलता है, शिमला जाता है, शिमला एक पहाड़ी एरिया आपको पता है, नीलगिरी पहाड़ी एरिया है, दार्जिलिंग भी पहाड़ी एरिया है, नीलगिरी भी पहाड़ी एरिया है, कालका भी पहाड़ी एरिया, और कांगड़ा भी पहाड़ी एरिया, ये शायद हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा वैली रेलवे। तो ये जो चारों है ये क्या है, पहाड़ी एरिया में चलने वाला रेलवे जो है, आपको याद रखना है। दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका और कांगड़ा, कांगड़ा कालका एक जैसा है, दार्जिलिंग और नीलगिरी ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है आपको मेट्रो रेल जो है, मेट्रो रेल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि मेट्रो रेल दोस्तों मेट्रो रेलगाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक शहर के ही अंदर भर चलता है, ये एक शहर में ही अंदर भर चलता है, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाता, ये आपको याद रखना है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो, यानी एक शहर के अंदर के आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस मेट्रो सब का यूज होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो है, ये सिर्फ दिल्ली में ही चलता है, दिल्ली से बाहर नहीं जाता है। लखनऊ मेट्रो लखनऊ भर में चलता है, चेन्नई मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, बेंगलुरु मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, नागपुर मेट्रो है और जयपुर मेट्रो है, और भी बहुत सारे जगह बन रहे हैं। जैसे पटना मेट्रो अभी बन रहा है, पटना मेट्रो अभी बन ही रहा है। तो ये सारे शहर है मेन में जहाँ पे मेट्रो रेलगाड़ी की सुविधा है और लोग इसका सुविधा ले रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पानी के भी माध्यम से दोस्तों हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे कि इलाहाबाद हल्दिया जो कि 1629 किलोमीटर है, ये नेशनल वाटरवे 1 इसको कहा जाता है, नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। ये एक एग्जांपल है, इसे इलाहाबाद हल्दिया है। ठीक है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पानी के माध्यम से पानी के जहाज़ के माध्यम से भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है,
एक चीज़ और याद रखना है आपको कि केरल के जो लोग हैं दोस्तों, पानी के माध्यम से यानी कि फेरी, नाव को फेरी बोलते हैं केरल के लोग, यानी कि फेरी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कहाँ के लोग? केरल के लोग। तो आपसे पूछ सकता है कि फेरी का यूज़ किस प्रदेश के लोग यूज करता है, तो आप बताना है कि केरल राज्य का लोग जो है, केरल राज्य के जो लोग हैं वो फेरी का यूज करता है। क्या यूज करता है? फेरी। फेरी किसे बोलते हैं? वहाँ लोग नाव को फेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एयरवेज, यानी कि हवाई जहाज़ से जो हम ट्रैवल करते हैं उसको एयरवेज या एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो एयरवेज मतलब हवाई जहाज़ से हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे एयरवेज कहते हैं, ठीक है। तो एयरवेज में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हमारे देश में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं जहाँ से हमको एरोप्लेन मिलता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हैदराबाद में है, राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी जो है ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। उसके बाद है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, जो आपको याद रखना है। उसके बाद मिनम्बकम जो है वो चेन्नई में है, ठीक है। तो देखिए चेन्नई का एक याद रखना है आपको कि KAM जब भी लगा रहे हैं ना तो चेन्नई से ही रिलेटेड होता है या तमिलनाडु से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे भरतनाट्यम डांस है चेन्नई के तमिलनाडु का है, तो AM लगा हुआ है, इसीलिए वो तमिलनाडु या चेन्नई आप बोल सकते हो, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो इसलिए KAM लगा हुआ है। मिनम्बकम तो आपको चेन्नई हो गया। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल बेंगलुरु हो गया। ये दोनों आपको ज़्यादा याद रखना है। उसके बाद आपसे मुंबई का भी पूछ दिया जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई का है, महाराष्ट्र का था, तो ये इसलिए जो है यहाँ पे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, और इंदिरा गांधी जी का दिल्ली में, इंदिरा गांधी जी के नाम से दिल्ली में एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टिकट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। एक तो होता है आरक्षित, एक होता है अनारक्षित, यानी कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं रिजर्व टिकट के बारे में। रिजर्व टिकट जनरली हम लोग जो है ट्रैवल करने से, यात्रा करने से कुछ दिन पहले ही बना लेते हैं, यात्रा करने से पहले बनाते हैं, ठीक है, करने से पहले बनाते हैं, ठीक है। ये यात्रा करने से पहले ही हम लोग रिजर्व कर लेते हैं, चाहे हम 5 दिन 10 दिन बाद 1 महीने बाद ही जाएं, लेकिन हम टिकट पहले ही सीट अपना बुक करके रख लेते हैं। उसे रिजर्व यानी कि आरक्षित, यानी कि हमने आरक्षित कर लिया है, ठीक है, पहले ही बुक कर लिया है, ठीक है। तो इसे आरक्षित टिकट या आरक्षित रिजर्व टिकट बोलते हैं, ठीक है। तो एक टिकट का हमने फॉर्मेट लिया है। सपोज कीजिए कि एक टिकट है, तो टिकट के ऊपर क्या क्या रहता है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन रहता है, ये आप कभी अगर ट्रेन का टिकट देखिएगा तो इस पर देखिएगा, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे कि जर्नी, आप किस डेट में आपका ट्रेन जाएगा या आपको यात्रा करना है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर जर्नी डेट है तो उसके आगे यहाँ पे डेट लिखा रहेगा, जैसे 16 दिसंबर 2021, इस तरीके से कुछ लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए ट्रेन का आपके टिकट का एक नंबर भी होता है, PNR नंबर या टिकट नंबर, जो भी है इन दोनों में से कोई एक रहता है। तो PNR नंबर कुछ इस तरीके से, एक XYZ मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, किस तरीके से रहेगा, यानी कि एक टिकट का नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए डिपार्चर टाइम, यानी कि कितने बजे खुलेगा, ठीक है, ये आपका वहाँ पे रहेगा। उसके बाद अराइविंग टाइम, यानी कि कहाँ कितने बजे आपका ट्रेन मिलेगा, कितने बजे पहुँचाएगा, ये दोनों यहाँ पे रहता है, यानी कितने बजे आपने चढ़ा ट्रेन पे, कितने बजे आपको पहुँचाएगा आपके घर तक, ये हो गया। तो टाइम दिया रहता है, ठीक है, डिपार्चर टाइम और अराइविंग टाइम। डिपार्चर टाइम मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहेगा 19:40, अराइविंग टाइम रहेगा कुछ इस तरीके से। वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेन कितना दूर जा रहा है, कितना लंबा है आपका सफ़र, ठीक है। उसके बाद बोर्डिंग एट मतलब आप कहाँ पे चढ़ रहे हैं, कहाँ पे आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कोई दिल्ली से जा रहा है पटना के लिए, तो दिल्ली हो गया उसका बोर्डिंग स्टेशन, और रिजर्व अप टू पटना, यानी कि पटना तक वो जा रहा है, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रेन का नाम होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल की शताब्दी एक्सप्रेस है, उसके ट्रेन का कुछ नंबर होता है, जैसे 5630 मान लीजिए, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। उसके बाद कोच का नंबर होता है अपना दोस्तों, कोच का नंबर कि S3 डब्बे में आपका सीट नंबर 24 है, अपर है कि लोअर है कि क्या है, ये शॉर्ट में रहता है, अपर लोअर या मिडिल सीट है क्या है, ये लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि नेम एंड पैसेंजर का पूरा डिटेल रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, सेक्स होता है, आप मेल हो कि फीमेल हो। उसके बाद DOB होता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कि 29 साल के हो, 30 साल के हो कि 15 साल के हो, क्या हो, ये सारा रहता है। उसके बाद बुकिंग क्लास रहता है आपका कि आप स्लीपर क्लास का है कि AC क्लास का। स्लीपर का SL होता है, AC का शायद A1 या पता नहीं A2, इस तरीके से होता है, कुछ कोड होता है, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्लास AC का AB होता है शायद, फर्स्ट क्लास AC का A1 होता है, सेकंड क्लास AC का A2 होता है। स्लीपर में ले रहे हो तो SL होता है, जनरल का कुछ शायद G या कुछ होता है ऐसा। उसके बाद टोटल फेयर यानी कि टोटल किराया क्या है आपके टिकट का, ये भी कहीं ना कहीं मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके टिकट के ऊपर प्रिंट रहता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अनरिजर्व टिकट क्या होता है। अनरिजर्व का मतलब होता है कि जैसे हमने ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा, हमारे पास टिकट नहीं है, तो हम वहाँ पे अनरिजर्व टिकट ले सकते हैं, तत्काल टिकट ले सकते हैं, लेकिन उस पर सारा डिटेल इतना नहीं रहता। उस पर ये लिखा रहता है कि आप एक्सप्रेस का ले रहे हो कि सुपरफास्ट का, ट्रेन जैसे ले रहे हैं तो एक्सप्रेस का ले रहे हो कि सुपरफास्ट का, ठीक है। ये आपको वहाँ पे टिकट पे लिखा रहता है, बस ये ट्रेन नंबर कुछ नहीं लिखा रहता है। आप किसी भी ट्रेन में जा सकते हो, उसका टाइमिंग भी नहीं रहता है कि आप जैसे 12 बजे टिकट लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 12 बजे ही वहाँ पे किसी ट्रेन में बैठ जाइए। आप ये पूरे दिन के लिए वैलिड होता है, आप कभी भी बैठ सकते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी आप बैठ सकते हैं, उसी डेट में, सेम डेट में कभी भी आप उस टिकट को यूज़ कर सकते हो। और किसी भी ट्रेन में आप बैठ सकते हो, किसी मतलब जैसे अगर सुपरफास्ट का आपने टिकट लिया है तो किसी भी सुपरफास्ट में या एक्सप्रेस में बैठ सकते हो, लेकिन एक्सप्रेस का लिए हो तो हर एक सुपरफास्ट में नहीं बैठ सकते। सुपरफास्ट का थोड़ा ज़्यादा किराया लेता है क्योंकि ये जल्दी पहुंचाता है, तो ज़्यादातर लोग जो है बोलता है कि सुपरफास्ट का हमें टिकट दे दीजिए, तो किसी भी ट्रेन में बैठ सकता है, लेकिन एक्सप्रेस वाला सुपरफास्ट में नहीं बैठ सकता। अगर बैठता है तो उसको फाइन लग जाएगा, क्योंकि इसका जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक जा रहा है, तो एक्सप्रेस का लेगा मान लीजिए 20 रुपया, तो सुपरफास्ट का वहीं ले लेगा 25 या 30 रुपये, क्योंकि ये जल्दी पहुंचाता है, ये थोड़ा लेट पहुंचाता है इसीलिए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, किराए का फ़र्क होता है, इसीलिए सुपरफास्ट और एक्सप्रेस अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, फ़र्क नहीं होता है, बस किराए का फ़र्क होता है, क्योंकि कोई जो गाड़ी जल्दी पहुंचाता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा किराया लेता है आपको, ठीक है। और भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिजर्व टिकट के जैसा नहीं होता है, ठीक है। इस पर ना आपका नाम रहेगा, ना आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ना कुछ रहेगा, ठीक। सिर्फ डेट रहेगा कि आप आज के डेट में टिकट खरीदे हो, वो डेट रहता है, ठीक है। तो कुछ ही 2-4 इन्फॉर्मेशन होता है अनरिजर्व टिकट पर, ठीक है। ये टिकट यात्रा के दौरान ले सकते हैं, जैसे बस में हम जाते हैं तो उसी टाइम एट अ टाइम लेते हैं, टैक्सी में लेते हैं, रेल का भी जनरल अगर हम टिकट लेते हैं जिसको चालू बोगी बोलते हैं, तो उसके लिए भी है जो है दोस्तों तत्काल टिकट लेके हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में है कि ये सब तो देख लिए कि और भी कुछ है, लोग जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वो तो हम लोग देखें कि किस किस चीज़ से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन किस किस प्रकार के यात्राएं होते हैं वो भी यहाँ पे, यानी कि यात्रा के प्रकार आप बोल सकते हो, यात्रा के प्रकार, ठीक है। जो यात्रा होता है, यात्रा के प्रकार आप बोल सकते हो, किस किस टाइप की यात्रा होते हैं। देखिए सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जो यात्राएँ होती है उसमें होता है एक स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल में क्या होता है दोस्तों आजकल कि आपको अगर स्पेस घूमना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, जिसमें आप एक रॉकेट के माध्यम से जो है, रॉकेट के माध्यम से इसमें एक घर, रॉकेट के ऊपर एक छोटा सा कैप्सूल होता है जो घर जैसा होता है, उसमें एक सीट होता है 2-3, उसमें कुछ आदमी को बैठा के, जो पैसा दे रहा है स्पेस घूमने के लिए, उसको बैठा के रॉकेट के माध्यम से इसको पूरा आसमान में, अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। तो अंतरिक्ष में ले जाके फिर इसको जो है रिटर्न वापस ले आया जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक दोस्तों अंतरिक्ष में ये रहता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में रहने से क्या होता है, 2 से 3 मिनट तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी 0 हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटी 0 हो जाता है। ग्रेविटी 0 होने से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ महसूस अच्छा लगेगा, और आप जो है बाहर की पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को देख सकते हो ऊपर से।
फिर जो है आप ये नीचे कैप्सूल वापस आ जाता है यहाँ पे धरती पे, ठीक। धरती पे ये पूरा लैंड करता है। लैंड करने की एक अलग प्रोसीजर है जो आपको बताएंगे कैसे होता है। तो इस तरीके से ये होता है, इसको स्पेस ट्रैवल बोलते हैं दोस्तों। हाल ही में जो है स्पेस ट्रैवल किया है एक बंदा, उसका नाम है जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस की अपनी एक कंपनी है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक या कुछ है ऐसा कंपनी जिसने वो अपने रॉकेट में बैठ के और एक यात्रा किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है माउंटेन पे भी लोग चढ़ने जाता है, घूमने जाता है, ट्रैवल करने जाता है, ठीक है। उसके बाद इको टूरिज़म होता है। इको टूरिज़म का मतलब होता है कि नेचुरल चीज़, पहाड़, पक्षी, ये सब चीज़ों को देखने के लिए लोग जाता है। इसको इको टूरिज़म बोलते हैं। इको का मतलब होता है कि वातावरण फ्रेंडली, ठीक है। वातावरण फ्रेंडली, जो वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो लोग जो है ट्रैवल करता है ना, उसके इको टूरिज़म कहते हैं। वातावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए जब हम ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, इसको इको टूरिज़म बोलते हैं। जैसे केरल में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बड़े बड़े राज्यों में इको टूरिज़म होता है, जहाँ लोग वातावरण और जो पहाड़ी एरिया है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, हरे मैदान है, ये सब को देखने के लिए लोग जाता है, ठीक है दोस्तों। झील है, ये सब को देखने के लिए जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉपिक से थोड़ा हट के एक अबू धाबी के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में चर्चा किया हुआ है। तो अबू धाबी जो है एक देश है दोस्तों, ये एक मुस्लिम देश है और रेगिस्तानी देश है। यहाँ पे पानी जो है ना नहीं के बराबर, ना तो यहाँ नदी है, ना तालाब है, ना झील है, ना बारिश होता है, ठीक है। तो ये एक सूखा प्रदेश है, आप बोल सकते हो। क्या है? सूखा प्रदेश तो नहीं, सूखा एक देश है, ठीक है। एक मुस्लिम देश है अबू धाबी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ तेल जो है बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तेल का मतलब पेट्रोलियम, जो मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है, जो मिट्टी के अंदर से तेल निकाला जाता है, ये यहाँ पे इस देश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ का जो पैसा है वो दिरहम है। इसको, यहाँ के पैसे को लोग दिरहम बोलते हैं, ठीक है, दिरहम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है अरबिक बोलते हैं। अरबिक भाषा जो है, अरबिक भाषा है, एक बहुत फेमस भाषा है दोस्तों, अरबिक ये बोलता है, ठीक है। तो ये आपको अबू धाबी के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ का पैसा दिरहम है और यहाँ के लोग अरबिक भाषा बोलता है। साथ में जो यहाँ तेल प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक है दोस्तों, गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा किला यह एक प्रकार का 2 महला किला है, 2 महला किला है और पत्थरों से पुराने ज़माने में बना हुआ। यहाँ पे जो है 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही ने शासन किया था। यहाँ ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था अपने टाइम में। यहाँ पे व्यापार होता था, किसान लोग, व्यापारी लोग आके व्यापार करता था। तो इतना ये जानना ज़रूरी है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, ट्रैवलिंग में। ये तो वैसे ट्रैवलिंग में नहीं आता है, लेकिन ट्रैवलिंग का एक पार्ट है, क्योंकि जितने भी बसेस, गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो है, टैक्सी है, तो ये सारे जो है आपका कार है, ट्रक है, ये सारे जो है तेल से ही चलता है, फ्यूल से ही चलता है। चाहे वो आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब है। हम जब घरों में खाना बनाते हैं तो एलपीजी गैस से खाना बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फ्यूल और एनर्जी का सोर्स क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल या फोसिल फ्यूल बोलते हैं इसको, इससे प्राप्त करते हैं। फोसिल फ्यूल क्या है दोस्तों? जो फोसिल फ्यूल उसे कहते हैं जो मिट्टी के अंदर से प्राप्त किया जाता है, जो खनन करके या मिट्टी के अंदर से प्राप्त किया जाता है, उसे फोसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फोसिल फ्यूल में एक है, पहला नंबर पे है कोयला, ठीक है। कोयला जो खनन करके हम लोग खदानों से निकालते हैं। और कच्चा तेल, ये भी मिट्टी के अंदर से निकलता है, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कच्चा तेल बोलते हैं। ये एक्चुअली काला काला सा होता है, गंदा सा होता है, जिसमें बहुत सारा अवांछित पदार्थ मिला हुआ होता है, ठीक है। तो इसको पेट्रोलियम या कच्चा तेल बोलते हैं, ठीक है। फिर कोयले को जो है हम लोग दोस्तों निकाल के उसको फिर उससे बिजली का निर्माण करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में बिजली का निर्माण होता है, सारा लिखा हुआ है कि इससे बिजली बनाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में कैसे बनाया जाता है? कोयले को जला के पानी को गर्म किया जाता है, फिर उस पानी से भाप बना के टरबाइन चला के, टरबाइन को आप बोल सकते हैं कि जनरेटर से कनेक्ट करके जनरेटर चलाया जाता है, फिर वहाँ से
पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो कोयले का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो आपके घरों में बिजली है या बिजली से जितने भी काम होता है, बल्ब जलता है, पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज जो भी है, वो सारा इसी कोयले के वजह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोयले को जला के फिर जो है वहाँ पे पावर प्लांट में बिजली बनाया जाता है। फिर पेट्रोलियम, देखिए कच्चा तेल को जो है दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया से जो है ये सारा पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी, वैक्स, गैसोलीन ये सब बनाया जाता है अलग अलग टेम्परेचर। इसके बारे में हम लोग साइंस में अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी इतना जानना है कि कच्चे तेल से यानी पेट्रोलियम से हम लोग फैक्ट्री के अंदर, रिफाइनरी के अंदर आप कह सकते हैं पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी, वैक्स और गैसोलीन निकालते हैं। ठीक है, पेट्रोल जो होता है सबसे शुद्धतम रूप होता है, जो सबसे महंगा होता है। फिर डीजल भी निकालते हैं, नेचुरल गैस भी निकालते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम अपने घरों में खाना बनाते हैं वो भी निकालते हैं, वैक्स है, गैसोलीन है, ये भी एक प्रकार का तेल है। ये सारे जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूल के और एनर्जी के सोर्स है ये सारे। ठीक है, तो ये दो चीज़ जानना है। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोगों ने अभी जाना कि कोयला और कच्चा तेल, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल के अंदर आता है। कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं और पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के तेल निकालते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है ट्रैवलिंग में आपका, जिससे एक दो क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। ये फेमस ट्रैवलर यानी कि जो बहुत सारे व्यक्ति है जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम में विदेशों से हमारे देश में आता था घूमने के लिए और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं। मेगास्थनीज जी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में उसके दरबार में आया था। यह ग्रीस का रहने वाला था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये भी पूछ सकता है। और कहाँ का रहने वाला था मेगास्थनीज, तो ये भी पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ग्रीस का रहने वाला था। ग्रीस एक राज्य बोलते सॉरी देश है, वहाँ का रहने वाला था। ठीक है, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि मेगास्थनीज किस तरह का बुक जो है लिखा था। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें इंडिया के बारे में उसने चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद फाहियान है दोस्तों। फाहियान जो है एक्चुअली ये चीन का व्यक्ति था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है हुन त्संग। हुन त्संग जो है दोस्तों ये भी चीन से भारत आया था और ये राजा हर्ष के समय में आया था। ठीक, किसके समय में आया था? राजा हर्ष के समय में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में और ये जो है हुन त्संग जो है ये हर्ष के समय में आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है में शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अल बेरूनी है दोस्तों, अल बेरूनी या अल बेरूनी जो भी बोलना है, यह उज्बेकिस्तान से आया था और ये एक्चुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अपनी किताबों में है। जो ये इसका जो किताब है वो दो तरीके का किताब यहाँ पे आया था और लिखा था, तहरीक ए हिंद और किताब उल हिंद। ये दो तरह की किताब यहाँ ये जो है लिखा था, इसको आपको याद रखना है। ये अपने किताब में जो है दोस्तों ये पूछ देता है कभी कभी कि अल बेरूनी ने अपने किताब में किस चीज़ का चर्चा किया है। तो ये जो है ज़्यादातर चर्चा नदी, तालाब और कुएं के बारे में किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है आपको याद रखना है। ठीक है, नदी, तालाब और कुएं के बारे में इन्होंने चर्चा बहुत सारा किया है कि यहाँ के लोग जो है बहुत जानकार है और अपने आसपास नदी, कुआं, तालाब रखा हुआ है पानी के लिए। ठीक है, इसके बाद इब्न बतूता है दोस्तों, यह मोरक्को से तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है, इसका किताब है रिहाला, ये एक किताब लिखा था उसका नाम रिहाला है। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा जी है, ये आप तो इसके बारे में पढ़े होंगे। यह पुर्तगाल का रहने वाला था और 1498 में भारत आया था। ठीक है, 1498 में ये भारत आया था वास्को डी गामा जी और ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो ये आपका एक जो है चैप्टर आपका ये आप बोल सकते हो यात्रा यानी कि ट्रेवल वाला जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। अगले क्लास में इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के यानी कि पुराने वर्षों में जो पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट और एस्टेट में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।